स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल। चार महान समुद्री युद्ध क्षेत्र। ट्रेन धीरे धीरे तटरेखा से अंतर्देशीयों की ओर बढ़ी। रेलवे के दोनों ओर हरे भरे पहाड़ उगाए। जापान में पहाड़ काफी साफ थे और हवा की गुणवत्ता उम्मीद से बेहतर थी। आदर्श को शंघाई में धुंध में सांस लेने की आदत हो गई थी और उसे ताज़ी हवा में ढलने में कठिनाई हो रही थी। आदर्श ने आधुनिक इमारतों और शानदार गगनचुंबी इमारतों वाले बड़े शहर को प्राथमिकता दी। इस तरह के पहाड़ों में आमतौर पर बहुत सारे डीमन जीव होते थे, बावजूद इसके कि उनका रूप सुंदर था। यदि टीम में से किसी ने दोबारा जापानी मंदिर में रुकने का सुझाव दिया तो वह उस व्यक्ति को आसानी से बाहर निकाल देगा। ऐसा नहीं था कि वे आलीशान होटलों का खर्च उठाने के लिए बहुत गरीब थे। क्या वे नहीं जानते थे कि जापानी मंदिर कितने डरावने थे? जहाज पर यात्रा करने की तुलना में ट्रेन लेना कहीं अधिक बेहतर था। कम से कम थके होने पर वह आसानी से सो सकता था। आदर्श थका हुआ था और उसने झपकी लेने का फैसला किया। जब वह उठा तो उसने जियांग को हंसते हुए सुना। शिवांगी ने कहा, मुझे लगता है कि उसने इसकी कल्पना की थी। हमने पहले ही इसकी पुष्टि कर दिया है, वहाँ कोई द्वीप नहीं था। आदर्श अनिच्छा से उठा। वह उनसे बहस करने के मूड में नहीं था। यदि वह वास्तव में यह जानना चाहता है कि क्या द्वीप वास्तव में अस्तित्व में है तो वह आसानी से ट्रेन से उतर सकता है और उसकी तलाश कर सकता है। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि द्वीप असली है या नहीं। हम ओसाका जा रहे हैं, वेद ने कहा। क्या हम सीधे टोक्यो नहीं जा रहे? आहन ने पूछा। सलाहकारों ने हमें विशेष रूप से जापान में प्रसिद्ध इंस्टीट्यूटों के साथ कुछ दोस्ताना द्वंद्व युद्ध करने के लिए कहा था। ओसाका में एक राष्ट्रीय दूतावास है। हमें टोक्यो के लिए अपना रास्ता बनाने से पहले चुनौती से पार पाना होगा, वेद ने कहा। हम उन्हें चुनौती देने जा रहे हैं, यह मज़ेदार लगता है, आदर्श उत्साहित होकर बोला। तुम केवल एक सब्स्टिट्यूट हो। मुझे नहीं लगता कि द्वंद्व युद्ध में आपकी कोई जगह है, जितेंद्र ने फटकार लगाते हुए कहा। हम ओसाका से कितनी दूर है? हम पहुंच ही गए हैं। जापान में बहुत सारे समुद्री डीमन हैं। मैंने सुना है कि ओसाका का तटरेखा एक कुख्यात समुद्री युद्ध क्षेत्र है। यदि हमारे पास समय हो तो हमें जाकर देखना चाहिए। मैंने सुना है कि लड़ाइयाँ काफ़ी शानदार है, जियांग ने कहा। ओसाका शांतिपूर्ण नहीं था। इसकी स्थिति चीन की प्राचीन राजधानी के समान थी। यहाँ बड़े पैमाने पर लड़ाइयाँ काफ़ी आम थी। समुद्री डीमन प्राणियों में सबसे महान जातियों में से एक थे। जापान चीन से भी अधिक आपदा प्रवण था। प्रत्येक संरचना को बहुत मजबूती से बनाया गया था। भले ही कुछ समुद्री डिमनों ने शहर पर अटैक किया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे इमारतों को नष्ट कर सके। ओसाका अपेक्षाकृत ठीक थी। टोक्यो में लड़ाई सबसे तीव्र थी। हालांकि टोक्यो एक आधुनिक शहर और जापान की राजधानी था, लेकिन यह सबसे बड़ा समुद्री युद्ध क्षेत्र भी था। समुद्री राक्षसों की विभिन्न जनजातियां दिन और रात के दौरान शहर पर अटैक करने की कोशिश करती थी। फिर भी वे इसे टोक्यो या ओसाका की डिफेंस परिधि से आगे नहीं बढ़ा पाते थे। परिणाम स्वरूप डीमन प्राणियों की भारी संख्या में लाशों ने टोक्यो और ओसाका को बहुत सारे संसाधन दिए थे। यह कहना सुरक्षित होगा कि इन समुद्री डिमनों ने आसानी से दोनों शहरों की जीडीपी में वृद्धि की थी। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। हम निश्चित रूप से टोक्यो में समुद्री युद्ध क्षेत्रों का दौरा करेंगे। हम ओसाका में नहीं जाएंगे। हम वहां केवल संस्थान को चुनौती देने के लिए है, वेद ने दृढ़ता से कहा। हाँ, टोक्यो का युद्ध क्षेत्र दुनिया के 4 महान समुद्री युद्ध क्षेत्रों में से एक के रूप में जाना जाता है। ओसाका वाला उतना आकर्षक नहीं है। ये जल्दी करे और राष्ट्रीय दूतावास को चुनौती दे ताकि हम जाकर कुछ शानदार लड़ाइयाँ देख सके, जियांग ने कहा। कि क्या वे सचमुच इतने शानदार हैं? आदर्श ने पूछा। ना केवल वे शानदार है, क्या आपको कोई अंदाज़ा है कि टोक्यो में तटरेखा कितनी लंबी है? आप पूरी तटरेखा पर समुद्री डिमनों को लगभग देख सकते हैं। सर्वेंट लेवल, योद्धा लेवल, यहाँ तक कि कमांडर लेवल के प्राणी भी। समुद्र में डीमन प्राणियों की संख्या अत्यधिक है, विशेषकर प्रशांत महासागर में, जहाँ समुद्री डिमनों के अनगिनत झुंड है। उनकी जनजातियाँ मिलना काफ़ी आम बात है, लेकिन समुद्री डिमन साम्राज्य वास्तव में डरावना मामला है।
मेरी बात सुनो, वे समुद्री डीमन को मानव क्षेत्रों या ऐसी किसी चीज़ पर अटैक करने के लिए तट पर नहीं भेजते हैं। उन्हें ज़मीनों पर कब्जा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है। समुद्री डिमनों को यहाँ मरने के लिए भेजा जाता है। यदि वे कुछ संसाधनों को चुराने में कामयाब हो जाते तो इससे जनजातियों को कुछ दिनों के लिए विलासितापूर्ण जीवन जीने की अनुमति मिल जाती, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही समुद्री डीमन कुछ भी सुरक्षित करने में विफल रहे हो, अत्यधिक आबादी वाले जनजातियों के समुद्री डीमन अपनी मृत्यु तक लड़ते रहते हैं। यह उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक विकृत तरीका है, जन्म नियंत्रण की तरह। जब विषय डीमन प्राणियों के बारे में था तो जियांग ने उत्साहित होकर कहा, यह सही नहीं लगता। समाचार और मीडिया हमेशा कहते हैं कि हमने किसी के नेतृत्व में लड़ाई जीती है, समुद्री राक्षसों द्वारा उत्पन्न खतरों को खत्म किया है और समुद्र की शांति बनाए रखी है। शिवांगी ने कहा, बकवास। क्या तुम सच में मीडिया द्वारा कही जा रही किसी भी बात पर विश्वास करती हो? मेरा विश्वास करो, समुद्री जीवों की संख्या मानव आबादी से 10 या 100 गुना है। यदि उन्हें वास्तव में हमारी ज़मीनें पसंद आती तो उन्होंने बहुत पहले ही हम पर कब्जा कर लिया होता। ज़मीन पर डीमन प्राणियों का साम्राज्य समुद्र में डीमन प्राणियों के साम्राज्यों की तुलना में कुछ भी नहीं है, जियांग ने कहा। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे हम मनुष्य कमज़ोर और क्षुद्र है। यदि आपने जो कहा है वह सच है तो हम विलुप्त हो गए होते। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं अचानक उत्साहित हो रहा हूँ, आदर्श ने कहा। निश्चित रूप से आपके साथ कुछ गड़बड़ है। क्या आपको लगता है मैंने जादू सीखा है ताकि मैं बैठ सकूं और चाय का आनंद लेते हुए डीमन प्राणियों के साथ शांतिपूर्ण बातचीत कर सकूं? मैं बस इतना करना चाहता हूं कि मैं उनमें से बकवास को दूर कर दूं, आदर्श ने कहा। अनिकेत ने तुरंत आदर्श पर पानी की ठंडी बाल्टी डाल दी। क्या तुम घमंडी नहीं हो? बस समय आने पर इसे देखकर अपनी पैंट गीली ना करें। मुझे पूरा यकीन है आप उनके गुलाम बनने या उन्हें पापा कहने को तैयार है, जो उनके साथ शांतिपूर्ण बातचीत करने से भी बदतर है। जब आदर्श ने अनिकेत की टिप्पणी सुनी तो वह हंस पड़ा। क्या अनिकेत ने अभी कहा कि आदर्श ने पहले कभी इतनी शानदार लड़ाई नहीं देखी थी? आदर्श को डर था कि अगर उसने अनिकेत को सच बताया तो वह उसे डरा देगा। प्राचीन राजधानी की आपदा, जो अभी तक पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी, निसंदेह टोक्यो के युद्ध क्षेत्र से भी अधिक डरावनी थी। ज़ॉम्बी झुंड, आकाश में उड़ते प्रेत और पहाड़ों की तरह ढेर हुए कंकाल। अगर आदर्श उनसे नहीं डरता था तो वो समुद्र में डिमनों से क्यों डरता? वह युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद समुद्री डिमनों को वहीं पर पकाने के लिए एक विशाल टिप पानाकी स्थापित करने की उम्मीद कर रहा था। क्या समुद्री डिमन समुद्री भोजन का थोड़ा मजबूत समूह नहीं थे? हम लगभग ओसाका पहुंच चुके हैं। रेणु को समुद्री राक्षसों से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एकमात्र चीज़ जिसका उसे इंतज़ार रहता था वह था भोजन और दुकानें। वह अक्सर जापान आती रहती थी, अन्यथा वह जापानी भाषा में इतनी पारंगत क्यों होती? जब वह जापानी बोल रही थी तो उसका मोहक रूप हमेशा आदर्श को बीज मांगने के लिए प्रेरित करता था। अहो, मैं तुम सबको कुछ व्यंजन का आनंद लेने के लिए लाऊंगी। रेणु बेचैन थी। उसने लड़कियों को अपने साथ खींच लिया और अपने भोजन स्वर्ग की ओर चल पड़ी। ओसाका वास्तव में भोजन का स्वर्ग था। यहाँ प्रत्येक मिठाई, त्वरित नाश्ता और नाश्ते को चखने में कुछ दिनों से अधिक का समय लगेगा। टीम की सभी लड़कियाँ खाने की शौकीन थी। वे पूरी तरह से भूल गए कि वे केवल सब्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूट्स को चुनौती देने के लिए ओसाका आए थे और तुरंत रेलवे स्टेशन में से गायब हो गए। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी लड़का उनका पीछा करे। उनका कहना था कि इससे रोमांटिक माहौल खराब हो जाएगा। क्या वे गंभीर हैं? क्या हम अपने कुछ लोगों के साथ राष्ट्रीय दूतावास को चुनौती देने जा रहे हैं? आदर्श में प्रेरणा की कमी थी जब उसने लड़कियों को पक्षियों की तरह उड़ते हुए देखा। राष्ट्रीय टीम में अधिकतर विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। क्या तुम सचमुच चिंतित हो? वहाँ कोई लड़कियाँ नहीं हैं, अहन ने कहा। आप सही कह रहे हैं। मैं लगभग भूल गया कि हमारा मिशन दुनिया भर में अपनी ख्याति फैलाना है, आदर्श ने कहा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, मैं तुम्हारा टावर गिरा दूंगा। ओसाका में राष्ट्रीय दूतावास का स्थान काफ़ी दिलचस्प था। यह तटरेखा से लगभग 8 किलोमीटर दूर हुआंग पर्वत नामक स्थान की चोटी पर था। हुआंग पर्वत एक काल्पनिक जगह है
हुआंग पर्वत वास्तव में 2 पहाड़ों से बना था जिनकी ढलानें उल्लेखनीय रूप से समान थी। पहाड़ पर चढ़ने वाली सड़कों में तीव्र मोड़ थे, उनमें से अधिकांश 180 डिग्री मोड़ वाले थे। राष्ट्रीय दूतावास पहाड़ की चोटी पर स्थित था। इसे ट्विन गार्जियन टावर्स कहा जाता था। दूर से वे पहाड़ की चोटी पर 2 राख ग्रे महल की तरह दिखते थे, जिसमें जुड़वा टावरों के बीच एक रास्ता ढीला लटका हुआ था। सड़कें केवल एक टावर तक जाती थी। इस प्रकार यह रास्ता दूसरे टावर तक जाने का एकमात्र रास्ता था। ट्विन गार्जियन टावर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काफ़ी प्रसिद्ध था। आदर्श और उनकी टीम ने कभी नहीं सोचा था कि राष्ट्रीय दूतावास यहाँ स्थित है। इससे उन्हें जापान की उल्लेखनीय वास्तुकला को देखने का मौका मिला। ट्विन गार्जियन टावर्स वेधशालाओं की तरह है। दक्षिण की ओर देखने पर आपको यहाँ ओसाका में संपूर्ण समुद्री युद्ध क्षेत्र दिखाई देगा। यही कारण है कि यहाँ कई जनरल भी रहते हैं। क्या आश्चर्य है, जापान का राष्ट्रीय दूतावास काफी प्रभावशाली है, सियांग ने चिल्लाकर कहा। टीम जल्द ही वेस्ट गार्जियन टावर पर पहुंची। इमारत की वास्तुकला वास्तव में शानदार थी, लेकिन आदर्श की नज़र में नुकीले छज्जों और छत की टाइलों वाला महल मूल रूप से पूर्वी और पश्चिमी शैलियों का एक संयोजन था। उसे यह कुछ खास नहीं लगा। वे पत्थर से बनी दीवारों के पास पहुंचे। समुराई जैसे कपड़े पहने 2 जापानी मैजिशियन प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे। जब उन्होंने युवक के समूह को देखा तो उनकी निगाहें तेज हो गई। ऐसा व्यवहार कर रहे थे मानो वे किसी निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गए हो। अरे आप लोग चीन से है ना? किमोनो पहने हाथ में छाता लिए एक युवा महिला ने पूछा। ऐसा लग रहा था मानो वह उनसे पूछताछ कर रही हो। वह अंग्रेजी में बोल रही थी, इसलिए हर कोई उसे समझ सकता था। किमोनो पहने महिला उनके पास चली आई। आमतौर पर एक किमोनो आसानी से एक जापानी महिला की मित्रता और सौम्यता को उजागर कर देगा, लेकिन उनके सामने जो खड़ी थी वह मित्रता से बहुत दूर थी। उसने छाता बंद कर दिया और अपना दूसरा हाथ उनकी ओर करते हुए उसे जमीन पर गाड़ दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि हम चीन से हैं? आदर्श थोड़ा भ्रमित था, क्योंकि चीनी और जापानी काफ़ी हद तक एक जैसे दिखते थे। महिला ने उन्हें चीनी भाषा में बातचीत करते हुए भी नहीं सुना, फिर भी उसे विश्वास क्यों था कि वो चीन से थे? क्या वे कोरियाई नहीं हो सकते थे? चीन से आने वाले पर्यटक कभी भी नियमों का पालन नहीं करते हैं। क्या आपने पहाड़ों के नीचे चेतावनी नहीं देखी कि किसी भी गेस्ट को अनुमति नहीं है ऊपर आने की? क्या तुम पढ़ नहीं सकते? किमोनो में महिला बगल में घूम गई और अपना फिगर सीधा कर लिया। उसके लंबे लकड़ी के खंजर उसे अपेक्षाकृत लंबा दिखाते थे। आदर्श और उनकी टीम पर नजरें गर्व और तिरस्कार से भरी थी। मिस, हम आगंतुक नहीं हैं, आदर्श ने कहा। यह स्थान उन चीनियों का स्वागत नहीं करता है जो अपना वीजा प्राप्त करने के लिए यहाँ काम करना चाहते हैं। अभी चले जाए, अन्यथा मैं स्वयं तुन्हें नीचे गिराने में कोई आपत्ति नहीं जताऊंगी, महिला ने अहंकार पूर्वक कहा। जब आदर्श ने महिला से पक्षपातपूर्ण टिप्पणी सुनी तो वह नाराज हो गया। वेद, अनिकेत, सूर्या, आहान, जितेंद्र और अन्यों के चेहरे भी काले पड़ गए। टीम में हर कोई एक प्रतिभाशाली उम्मीदवार था, जिसे विशेष रूप से चीन में उनके संबंधित इंस्टीट्यूटों से चुना गया था। यदि कुछ होता तो एक ही आयु वर्ग के लोगों के बीच उनमें से प्रत्येक का अपना अपना गौरव होता। अचानक सामने आई इस जापानी महिला ने न केवल उन्हें हे दृष्टि से देखा, बल्कि उसके मन में चीनी लोगों के प्रति भी द्वेष था। वह ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे जापान एक पवित्र स्थान है और उनके देश के लोगों को उनकी पैर से चिपकना पसंद है। शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ, मुझे उससे अच्छे से बात करने दो, आदर्श ने सलाह दी जब उसने दूसरों को अपना आपा खोते हुए देखा। किमोनो पहने महिला ने जब देखा कि वे नहीं जा रहे हैं तो वह क्रोधित हो गई। उसने उनकी ओर इशारा किया और बोली, ट्विन गार्जियन टावर्स ओसाका में एक पवित्र स्थान है, कृपया अपनी गंदी हवा यहाँ ना लाए, तुरंत चले जाए। अरे गुंगी कुत्तिया, तुमने किसे गंदा कहा? मैं कसम खाता हूँ कि मैं अब तुम्हारे मूर्ख टावरों को गिरा दूंगा। कुछ बकवास, सम्मान दिखाओ। आदर्श ने महिला की ओर इशारा किया और श्राप दिया। अन्य लोगों ने खाली चेहरों के साथ आदर्श को देखा। क्या उसने एक सेकंड पहले ही उन्हें शांत होने के लिए नहीं कहा था? वह अब बहुत जोर से डांट रहा था। क्या दृश्य कुछ ज्यादा ही तेजी से नहीं बदल रहा था? आपने अभी अभी क्या कहा?
मैं तुम्हें इसे दोहराने की हिम्मत करने के लिए कहती हूँ। औरत की छाती गुस्से में फट रही थी। तुम गुंगी कुतिया, आदर्श ने फिर से कहा। किमोनो पहने महिला ने अपना छाता एक तरफ फेंक दिया और उदासीनता से कहा, वह वाला नहीं, कुछ सम्मान दिखाओ। आदर्श ने कहा, वह भी नहीं। महिला ने धीरे धीरे अपने बालों को बांधने के लिए अपना हाथ अपनी गर्दन के पीछे तक पहुंचाया। जब उसके बाल अभी भी खुले थे तो उसका चेहरा देखना मुश्किल था। हालांकि जैसे ही उसने अपने बालों को बांधा, उसने अपना आकर्षक चेहरा प्रकट किया। वह निश्चित रूप से एक भव्य सुंदरी थी। उसकी चांदी की बालियां उसकी चिकनी त्वचा पर पूरी तरह से प्रभाव डालती है। मैं तुम्हारे मूर्ख टावरों को गिरा दूंगा। आदर्श को कभी किसी चीज से डर नहीं लगता था, क्योंकि अहंकारी महिला इसे दोबारा सुनना चाहती थी, इसलिए उसे इसे दोहराने में कोई आपत्ति नहीं थी। किसने उसे सख्त और अपमानजनक व्यवहार करने के लिए कहा? ऐसा अभिनय करने के लिए जैसे जापानी राजवंश किसी चीनी को ठग की नीची दृष्टि से देख रहे हो। उन्हें राष्ट्रीय दूतावास को चुनौती देने के लिए यहाँ आने के लिए कहा गया था, फिर भी महिला ने उनके राष्ट्रीय दूतावास के दरवाजे को गिराने का मौका मिलने से पहले ही उन्हें अपमानित करने की चुनौती की पहल की। किमोनो पहने महिला ने अपने बाल बांधने का काम पूरा कर लिया था। उसने मित्रवत स्वर में कहा, आपको इसका पछतावा होगा। हवा का तापमान अचानक गिर गया। स्त्री के पैरों के नीचे चमकदार संगमरमरी पत्थर पर विचित्र लताएं रेंगने लगी। अधिक लताएं प्रकट होने लगी और 1 मीटर से अधिक चौड़ी कलियों में गुंथ गई। कलियां चीनी बेल फ्लावर की तरह खिल गई और महिला के नीचे बिखर गई, जिससे वह जमीन के ऊपर उठ गई। लताओं के साथ बनने वाली कलियों की संख्या तेजी से बढ़ी। एक करह के साथ पौधे और भी तेजी से बढ़े और वेस्ट गार्जियन टावर के सामने पूरे फुटबॉल मैदान के आकार के क्षेत्र को कवर कर लिया। चिहाया, इसे रोको। वेस्ट गार्जियन टावर से एक कर्कश आवाज आई। किमोनो में महिला इतने गुस्से में थी कि वह ठंडी हो गई थी। उसके व्यक्तित्व से यह स्पष्ट था कि वह ऐसी थी जो परिणामों की परवाह नहीं करती थी। हालांकि जब आवाज बार बार दोहराई गई और उसने उससे रुकने की भीख मांगी गई, तो उसकी जंगल की महारानी का ऑरा जल्द ही खत्म हो गया। भूमि को ढकने वाले पौधे शीघ्र ही सूख गए। वे जल्द ही जगह जगह बिखरी हुई धूसर धूल में बदल गए। तनावपूर्ण माहौल शांत हो गया। महिला जोर जोर से हाँफ रही थी। उसके छाती बार बार फूल रही थी सांस के ऊपर नीचे चढ़ने से। उसकी आकर्षक कॉलर हड्डियां भी उसके कमीनों के गैप में ऊपर नीचे उठ रही थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।